नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम पहुंच चुके हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। जी हाँ, हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। आइए उनसे कराते हैं मुलाकात। और वीर प्रताप शर्मा जी से, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत नाम सुना आपका। हम लोग गूगल पे ही देखते थे, गूगल पे टाइप करके आप केसेस के बारे में देखते थे तो पिटीशन मिलती थी। आज हमें आपसे बात करने का सुनहरा अवसर मिला। हमारे व्यूअर का कहना था कि जब भी आप मिलें तो कानून व्यवस्थाओं के बारे में कुछ चर्चा हो जाएगी। तो व्यूअर के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्ट्स के या एडवोकेट्स की लाइन के लॉबी के लोग हैं जो जानना चाहेंगे संशोधन में। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो धाराएं अभी चेंज हुई हैं, सेक्शन कुछ कुछ धारा हैं जो बदल दी गई हैं। आप पुराने एडवोकेट रहे हैं, तो जब हम प्रेजेंट करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कुछ कन्फ्यूजन होती है, और कैसे आप मेमोरलाइज करते हैं उन धाराओं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो धारा ना होके एक पूरा कंसेप्ट बोला जाता है, जैसे कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, फोर्जरी, वो कोई भी हो उनके नंबरों से बहुत असर नहीं पड़ता। दूसरा, जो आप बात कर रहे हैं क्रिमिनल कानून, ये तो अभी आई है, मगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जो केसेज हैं वो तो पुरानी अपीलें चल रही हैं। कुछ बेल वगैरह में होते हैं तो कंसेप्ट बिल्कुल कॉमन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, समय के साथ चार्ट होता है, लोगों को आदत पड़ जाती है और धीमे धीमे वैसे बहुत सारे कानून हैं जो समय के साथ नए कानून आए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बाद में आया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट बाद में आया। तो हम लोगों का एक होता है कंसेप्ट की बात, उसी कंसेप्ट के आधार पे उन्हीं को डेवलप कर लेते हैं, उसी में बहस होती है, जजेस भी उसी को समझते हैं, उसी के आधार पे होता है। कुछ कानून कॉन्स्टिट्यूशन में आए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट आए, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, जैसे होमोसेक्सुअलिटी का कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी का, जब चलती थी आईपीसी, तो उसको कहा कि बिटवीन द टू कंसेंटिंग एडल्ट ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी राउंड 1 राउंड 2 है। फर्स्ट राउंड का केस मैंने किया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2 जजों की बेंच ने कह दिया था कि नहीं, आईपीसी का कानून सही और इसको ये दंडनीय अपराध है। उसमें मेरा ही आर्गूमेंट था कि जब कंसेंट ही अनलॉफुल है काम के लिए तो कंसेंट कैन नॉट बी गिवन, तो उस पर वो रिजेक्ट हुआ था। बाद में फिर एक दूसरी पिटीशन आई जिसमें इसको अलाउ कर दिया गया। इसी तरीके से जैसे मैंने गवर्नर का केस किया था, जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गया था, कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेजर थी, गवर्नर को जब आप चाहें हटा सकते थे, तो हमने कहा ये तो गलत है, गवर्नर को आप इस तरीके से नहीं हटा सकते। तो वो था बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मैंने किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाने के बाद उस वक्त मैंने 2004 में सबसे पहले वो केस फाइल किया था, और 2004 के बाद वो 2010 में डिसाइड हुआ और हमारे फेवर में डिसाइड हुआ। इसी तरीके से जैसे अभी मैंने किया है 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में प्रॉपर्टी राइट के ऊपर, उसमें मैंने बहुत एक ही बात कही कि जो प्रॉपर्टी राइट है आज की तारीख में और जो उसका फंडामेंटल राइट है, उस ज़माने में अर्बन लैंड सीलिंग होती थी, वो चली गई है। उस ज़माने में जो कंसेप्ट था 1972 में जब बैंक नेशनलाइजेशन और सारे केस आए, उस ज़माने में कानून जो था वो था कि नेशनलाइजेशन था। अब नेशनलाइजेशन से हंस के हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ गए हैं। तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया और वो सब चीज़ें डिसाइड हुई, हमारे फेवर में आई। उस वक्त जो केस किए थे पालकी वाला साहब कर रहे थे। बाद में मुझे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से हुआ, जो पश्चिम भूमि राज्यजीवी संघ है वो बंगाल के, उसके लिए हुआ। 97 से मैं बंगाल में एक ऐसा कानून है जो अभी भी प्रचलित है कि एवरीथिंग इज़ लैंड, चाहे आपकी मिल है, फैक्ट्री है, उसको मैंने 2 जज से मैं लड़ा, 3 जज में आया, 5 जज में आया। फिर सरकार हमारे खिलाफ 9 जज बेंच में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पेंडिंग थी, तो उसमें उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई। फिर मैंने उस पर जवाब दिया, वो फैसला फिर हमारे फेवर में आ गया। अब वो फिर 5 जजों की संविधान पीठ में पेंडिंग है। तो जो निरंतर प्रयास है, एक लॉ का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इन व्हाट टेक्स्ट कॉन्टेक्ट इन रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोट पहने हूँ, जाड़े में कोट पहनना एक अलग कंटेक्स्ट में पहना गया है। मैं वकील हूँ, खैर मैं सीनियर एडवोकेट हूँ या कोई भी वकील है, वो कोट पहनते हैं, तो उस कोट का कंसेप्ट है, वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म का कंसेप्ट है। तो डॉक्टर पहनता है, वो सफ़ेद कोट पहनना है, एप्रन, उनका कंसेप्ट अलग है। तो हमको ये देखना पड़ता है जो बात चल रही है वो किस तार्किक आधार पर, किस बैकग्राउंड में चल रही है।
तो इसी तरीके से जो आपने सवाल पूछा, बहुत सारे लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, जी इसके बारे में मैंने एक केस और किया है जो कि लाइफ सेंटेंस पूरी लाइफ का हो सकता है कि नहीं। उसमें भी हिंदुस्तान में बड़ा वो है मेरी नज़र में विचारधारा, तो उसका कुछ ना कुछ समाधान चाहिए। पहले जब अंग्रेज़ों ने आईपीसी बनाई थी जी तो मैकॉले की आईपीसी का जो ओरिजिनल था वो किसी ने पढ़ा नहीं। उसमें 6 तरह के पनिशमेंट थे। उसमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द पनिशमेंट। मगर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट। बाद में वो हटा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। अब क्योंकि 1950 में राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट, तो उन्होंने आईपीसी में संशोधन करके उसको हटा दिया। अब बाद में वही पीएमए ले आया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का कानून आ गया। मगर कानून तो बन गए। अब आज की वर्तमान स्थिति में जो आप कह रहे हैं ना, हमारे पास जेल्स हैं, सुनील बत्रा से लेकर बहुत सारे कानून आए कैदियों के, उनका भी मानवाधिकार होता है। पता चला, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, जेलों के अंदर आदमी बुरी तरीके से है। अगर किसी जेल की संख्या 6000 कैदी की, वह 8000 है, वह 10,000 है। एक कमरे में ज़बरदस्ती ठूस दिए गए हैं। हमारे यहाँ पीएमएलए या मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस हैं उसमें बेल तक जो जेल में रह लिया ट्रायलों का कोई अस्तित्व बढ़ नहीं रहा, ट्रायल हो नहीं रहे। विद द रिजल्ट एक क्रिमिनल जो डिस्पोजल सिस्टम है केसेस का वो अटका पड़ा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे कानून हैं, नए कानून आ गए, मगर कानूनों को चलाने के लिए तो हमारे पास एक प्रॉपर कोर्ट्स होनी चाहिए, प्रॉपर जो सिस्टम होना चाहिए, वो अभी भी नाकाफ़ी है। क्या लग रहा है अभी जैसे कि भारत के केसों की बात करते हैं यदि, तो कि अभी व्यवस्थाएं बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसका असर पड़ रहा है यहाँ पर? बहुत सारे जो पेंडिंग केस हैं उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, कुछ मेरी चीज़ बात एक बात समझिए, हर केस से हर आदमी का अपना एक सम्मान जुड़ा होता है। यदि अगर आपने किसी एक आदमी को, निर्दोष आदमी को जेल भेज दिया और आप उसको न्यायिक केस डिस्पोजल करने के नाम पे बहुत जल्दी सुनवाई करें, हो सकता है कि उसकी पूरी बात आप ना सुन पाए। सबसे पहली जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज मस्ट। अभी मैंने दिल्ली का एक गैंग रेप का केस आर्गू किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने 4 बच्चों की सज़ा करी थी और चारों छूट गए, बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही बहुत टाइम पहले राम जेठमलानी साहब ने केस किया था। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से छूटे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी मर्डर केस सबसे बड़ा मर्डर केस था। हम मान के चलते हैं कि उसमें बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें सावरकर साहब छूटे थे। इंदिरा गांधी मर्डर केस कुछ एक्टल सुप्रीम कोर्ट से हुए। राजीव गांधी मर्डर केस, तो ये तो वो मर्डर केस थे जो कि स्टार केसेस थे, कॉमन आदमी के बहुत सारे केस थे। तो इसलिए हमको क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में ध्यान देना चाहिए, साथ के साथ डिस्पोजल के साथ साथ। तो सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी ही बोला कि जो भी केसेस हैं लगभग 3 साल में पूरे होने चाहिए, उससे आप सहमत हैं? ऐसा कुछ होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली वेरी गुड है, होना चाहिए, बट उसके लिए यू रिक्वायर द प्रॉपर सिस्टम टू वर्क। तो ऐसे में प्रेशर फील नहीं आएगा कभी कभी? कोई केस बड़ा है, उस समय में वो साक्ष्य नहीं पहुंचते और 3 साल देखिए, में साक्ष्य पहुंचने के लिए, साक्ष्य पहुंचना तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो आप 3 साल या 5 साल करो, साक्ष्य नहीं है तो नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो ये है कि विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ आप इसको डिसाइड करिए टाइम बाउंड। वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वेलकम कंसेप्ट ताकि है, पुराने केसेस भी निपटाए जिससे लोगों को तुरंत न्याय भी एक है। ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि अगर लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस है, वो भी आर्टिकल 21 तुरंत न्याय भी एक है। ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि अगर लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस है, वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा है, बट वी हैव टू मेक ए बैलेंस बिटवीन दी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड स्पीडी जस्टिस एंड ट्रायल। सो वो एक पैरामीटर है जिसको पूरा करना चाहिए। बाफी के मामले में क्या कहना है आपका? बाफी ये अपना जन्मभूमि से रिलेटेड चल रहा है अभी। मेरी नज़र में उसमें 2 चीज़ कहनी है।
हमने कंसेप्ट लिया है जो 1991 का बताया कानून जो आया उसमें लिखा है कि 15 अगस्त 1947 एक डेट होगी जी जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाता वो उसी स्ट्रक्चर को एज इट इज मान लिया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अब हमारा जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो ये कहता है रूटेड एम्बेडेड अटैच, यानी एक प्रॉपर्टी है उसके नीचे जमीन के नीचे एक किसी मंदिर की बिल्डिंग दबी हुई है, मूर्तियां दबी हुई है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जो ये कहता है कि डीटी के जो भगवान है वो अपना राइट हो, अपनी जूरिस्टिक पर्सन है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है जो कि कोई और धार्मिक स्थल है किसी और मजहब का। जी अब क्या मेरा एक सवाल है कि अगर उस कानून को लॉजिकली अगर हम जो पार्लियामेंट ने बनाया और इमीडिएटली आफ्टर जो डिमोलिशन हुआ था मस्जिद का या व्हाटएवर जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, तो उसके बाद अब नीचे क्या मेरा मानना ये है एक बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन नहीं है, वो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर से वो कुछ और दिख रहा है, जमीन के अंदर कुछ और है, तो ये विरोधाभासी नहीं है। तो आप उस ये कहते नहीं जो ऊपर से दिख रहा है उसके आधार पर उसका हम करेक्टर डिसाइड कर दिया जाना चाहिए जो सरकार का कानून है। अच्छा, और जो नीचे है नहीं उस पर नहीं जाएंगे हम। तो कुछ केस में पहले सर्वे चालू हुए। सर्वे किस चीज को जानने के लिए? टू एसरटेन द फाउंडेशनल टेस्ट, व्हाट इज इनसाइड द फाउंडेशन, बिकॉज देयर कैन नॉट बी, अकॉर्डिंग टू मी, देयर कांट बी बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन। So how can you say on the basis of superstructure without foundation that this building is A or B? So therefore, अयोध्या के केस में भी सर्वे हुआ था। Survey is the final test. If any building from top to foundation is having a particular structure, having a character, fine. But if there is a dispute with regard to the foundation and the superstructure, then the law should not apply. 1991. That is all. Thank you very Thank much you. for time. It's really Thank you very much. very nice, the discussion with you, and definitely my viewer will happy to listen these things. Thank you very much for time. Thank you. आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका